सुप्रभात। समस्त छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य नियमित तौर से कर रहे हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम चित्रकला के तृतीय अध्याय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इससे पूर्व हमने भारतीय चित्रकला में चित्रकारों का योगदान से संबंधित चित्रकारों की जीवनी के बारे में, उनका योगदान, उन्होंने किस प्रकार के चित्रों को चित्रांकन किया और भारत में उन चित्रकारों का क्या योगदान रहा, चाहे स्वतंत्रता के क्षेत्र में हो या भारत के विभिन्न पहलुओं को अपनी पेंटिंगों के माध्यम से उन्होंने बखूबी तरीके से चित्रांकन किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, नंदलाल बोस, अरविंद्रनाथ ठाकुर, राजा रवि वर्मा इत्यादि चित्रकारों के बारे में जाना और उनसे संबंधित प्रश्नों का अवलोकन किया। साथ ही उनके द्वारा बनाए गए चित्रों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहाड़ी चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे कि पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला है क्या, ये किस प्रकार की शैली है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको इसका छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। पहाड़ी चित्रकला, जैसे कि उसके नाम से ही आप लोगों को पता है कि हम पहाड़ों की वादियों की बातें कर रहे हैं, हिल स्टेशनों की बात कर रहे हैं। जैसे कि इसके नाम से ही इसकी वर्णन होता है, इसकी नाम का उच्चारण ही हर व्यक्ति को अनुभूत कर देता है। पहाड़ी चित्रकला मतलब पहाड़ों पर की गई चित्रकारी, हिल स्टेशनों पे प्राकृतिक चित्रण। यदि हम पहाड़ों की बात करें तो कल्पना करो हम प्रकृति से जुड़े हुए का चित्रांकन करते हैं। इसके अंतर्गत पहाड़ी चित्रकला ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया गया है। इसका जो मेन क्षेत्र रहा, जो इसका उदय का क्षेत्र रहा, ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत इसका उदय हुआ, जो ये पहाड़ों की ओर अग्रसर हुई। क्योंकि मुगल काल में चित्रकला एक उच्च स्तर पर पहुंची और विभिन्न मुगल साम्राज्य के जो सम्राट रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न पहलुओं पर चित्रांकन किया, चाहे वो स्थापत्य कला के अंतर्गत हो या राज दरबारी चित्रकला के अंतर्गत हो या जैसे शिकार के दृश्यों के अंतर्गत हो या फिर प्राकृतिक चित्रण या पशु पक्षियों से संबंधित या प्रकृति प्रेम को दर्शाते हुए मुगल काल में चित्रांकन हुआ है। धीरे धीरे जिस प्रकार मुगल चित्रकला अपने चरम पे पहुंची थी, उसी प्रकार धीरे धीरे मुगल चित्रकला का पतन प्रारंभ हो गया। चित्रकला को जीवित रखने के लिए कुछ चित्रकारों द्वारा ये विचार विमर्श किया गया है कि जो बचे हुए चित्रकार हैं वो अपनी चित्र शैलियों को किस प्रकार से संजोए रहे, किस प्रकार से जीवित रखें, उस पर गहन समीक्षा की गई। जिसके मद्देनजर रखते हुए कुछ चित्रकार चित्र के उन्नति और समृद्धि के लिए, उसके बचाव और सुरक्षा के लिए पहाड़ों की तरफ अग्रसर हुए। जब ये चित्रकार पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ अपनी चित्रकला को ले गए, साथ ही हमारे सामने एक बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी कि
अपनी विरासत और अपनी धरोहर को किस प्रकार से बचाया जाए, ये सारा कुछ हम पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से हम बिंदुवार तौर पे हम इसे डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चित्रकला का अध्ययन हुआ है, किन किन चित्रकलाओं का हम अध्ययन करेंगे और इस पहाड़ी चित्रकला में किन किन चित्रकारों ने अपना योगदान दिया। ठीक है, आइए लेट्स गो कंटिन्यू दिस पहाड़ी चित्रकला। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पहाड़ी चित्रकला का केंद्र जम्मू और कश्मीर रहा। इसके अंतर्गत राजपूत शैली व मुगल चित्रकला का भी प्रभाव इस पर दृष्टिगोचर होता है। पहाड़ी शैली के चित्रों में प्रेम विशिष्ट चित्रांकन दृष्टिगत होता है। इसके अंतर्गत राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं का चित्रांकन हुआ है। वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों का अवलोकन किया गया है। यदि हम पहाड़ी चित्रकला की बात करें तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो चित्रांकन किया गया है वो देवताओं पर किया गया है, जिसके अंतर्गत कृष्ण लीलाओं का प्रदर्शन किया गया है। कृष्ण के जीवन पर आधारित विभिन्न पहलुओं पर चित्रांकन किया गया है, चाहे उनकी बाल्यावस्था से लेके हो या फिर उनके बालों के संग या राधा के प्रति या अन्य राज दरबारी चित्रांकन किया गया है। मेन जो चित्रांकन हुआ है इसके अंतर्गत वो कृष्ण लीलाओं पर ही आधारित चित्रांकन किया गया है पहाड़ी शैली के अंतर्गत। 1552 में कांगड़ा में चित्रित देव महात्मा पांडुलिपि इसका परिचायक ग्रंथ रहे हैं। साथ ही जो इनके जो संस्थापक रहे, जो इनका वो रहा आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम इस शैली का ध्यान आकर्षित किया तथा A.K. स्वामी के अनुसार भारतीय कला परंपरा के विकास की पट शैली का चित्रांकन किया गया, जबकि काल खंडेलवाला के अनुसार ये मुगल शैली से संबंधित है। मैंने कहा ना, किसी शैली का उदय होता है तो उससे पूर्व उस शैली की मूल विशेषताएं, उसकी नींव और आधारशिला किससे संबंधित है, ये है मुगल शैली से। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मेन बिंदु पर आते हैं, पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के से हम पहाड़ी शब्द से हम हिल स्टेशनों की आकृति हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है। हिमालय की वादियों में पनपी परंपरागत पहाड़ी कलम के नाम से इसे हम जानते हैं और यह प्रसिद्ध हुई है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब और हिमाचल की सुदूर घाटियों में, मतलब दूर दराज की घाटियों में पहाड़ी शैली की जो शैली का उन्नत हुई, जो पनपी, ये उन्नत शैली का चित्रांकन 20वीं सदी में हमें प्राप्त हुआ। जो पहाड़ी चित्रकला में जो चित्रांकन हुआ है, यह चित्र मुगल शैली के चित्रों से पूर्णतः अलग थे। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मुगल शैली के अंतर्गत, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत दरबारी चित्रांकन हुआ था, स्थापत्य चित्रांकन हुआ था, काष्ठ शिल्पांकन हुआ था, राज दरबारी, शिकार के दृश्य, स्त्री चित्रांकन, वस्तु चित्रांकन, व्यक्ति चित्रांकन इत्यादि मुगल शैली के अंतर्गत हुए। अब हम पहाड़ी चित्रकला के बारे में बात करें तो पहाड़ी चित्रकला मुगल चित्रकला से एकदम विपरीत थी। इसमें वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों का
चित्रांकन किया गया है, जिसके अंतर्गत कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन सबसे अधिक इस शैली के अंतर्गत किया गया है। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि मुगल चित्रकला शैली से ये चित्र पूर्णतः अलग थे, क्योंकि उसके अंतर्गत जो जो मैंने आपको बताया वो चित्रांकन हुआ है। और पहाड़ी शैली के अंतर्गत सिर्फ वैष्णव धर्म से संबंधित, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित और कृष्ण लीलाओं से राधा कृष्ण की चित्रांकन सबसे अधिक इस शैली के अंतर्गत हुआ है, जिसने भारतीय इतिहास में एक सुंदर प्रश्न गढ़ दिया। पहाड़ी चित्रकला ने भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों पर एक मुकाम अर्जित किया और सुनहरे शब्दों में इसका वर्णनांकन कर दिया। इसने अलग से अपनी छाप इस शैली के अंतर्गत छोड़ी। मैकआर्ट सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांगड़ा शैली में पहाड़ी चित्रों की खोज की। यदि हम इसकी खोजकर्ता की बात करें, मैटकाफ्ट एक ब्रिटिश विदेशी चित्रकार रहे हैं। उसमें ब्रिटिश शासन भारत में था, तो उसके अंतर्गत इन चित्रकला का जो व्यक्ति जो रहे, जो सर्वप्रथम जिन्होंने इसकी खोज की कि भैया ये कांगड़ा शैली में जो पहाड़ी शैली की जो खोज करी, मैकआर्ट द्वारा इसकी चित्रों की खोज की गई। सम टाइम जब पहाड़ी चित्रकला अपने चरम पे थी, तो इसमें काफ़ी चीज़ें लयात्मकता के तौर पे भी रही, सजातात्मकता के रूप भी रही, जीवित चित्रांकन भी इसमें दर्शाया गया है। यह अपने आप में एक अद्भुत चित्रकला का नमूना पेश करती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्री आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों की खोज की तथा कुछ लेख में 1910 से 1912 में इन्हें इलाहाबाद के कुछ चित्र प्रदर्शित करके राजपूत शैली को दो भागों में विभाजित कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि 20वीं शताब्दी में जब आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों को खोजा और इन चित्रों को सबके समूह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, और जब 1910 से 1912 में इन चित्रों को खोजा गया, उसके पश्चात जब इन्हें इलाहाबाद के आर्ट गैलरी में या कुछ स्थानों पर इन चित्रों का चित्रांकन प्रदर्शनी लगाने के पश्चात तो कुछ लोगों का मत था कि ये शैली किस शैली के अंतर्गत आती है, और ये मुगल शैली के अंतर्गत है या फिर पहाड़ी शैली के अंतर्गत है। तो उस समय ये विडंबना थी। तो जब आनंद कुमार स्वामी ने इस स्थिति को भी दो भागों में विभाजित कर दिया, कुछ चित्र प्रदर्शित करके राजपूती शैली को दो भागों में विभाजित कर दिया, बांट दिया, जिसके अंतर्गत राजस्थानी कला और पहाड़ी कला, ये दो चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण रहे। हम आगे इन सब्जेक्टों में डिस्कस करेंगे कि पहाड़ी चित्रकला और राजस्थानी चित्रकला, इन दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। अब हम पहाड़ी चित्रकला की जो बात कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत ही पहाड़ी शैली का जो परिचय हम आपके सम्मुख से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे आप अपने कॉपी में नोट्स के माध्यम से भी उसे उतार लीजिएगा। जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। मैं कहीं पर ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। हमने कहा था एक राजस्थानी और दूसरी पहाड़ी चित्रकला में दो चीज़ों में से विभाजित कर दिया है। आज हम आपके जो समूह जो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो पहाड़ी चित्रकला के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। जो हिमालय की वादियों में पनपी चित्रकला प्रारंभिक
तौर पर पहाड़ी कलम के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब ये हिमालय की वादियों में, मतलब जब ये जम्मू कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश की जो पूर्वी क्षेत्रों में जब ये शैली का उदय हुआ, तो इसको एक नाम दिया गया है जो पहाड़ी कलम के नाम से प्रसिद्ध रहा। प्रारंभ में इसे जम्मू कश्मीर की कलम भी कहा जाता था, जम्मू कश्मीर शैली भी कहा जाता था, से फिर बाद में पहाड़ी शैली के नाम से भी जाना गया। इसे हिमालय चित्र शैली के नाम दिया गया। तत्पश्चात इसे हिमालय चित्रकला का नाम दिया गया, लेकिन ये सभी नाम प्रांतों के दोष के कारण स्वीकार नहीं किए। मतलब यदि मैं हिमालयी चित्रकला शैली का है या फिर जम्बू चित्रकला शैली के नाम से कहूँ या इत्यादि, किसी प्रांत को ये इंडिकेट कर रहे हैं। यदि मैं कहूँ उत्तराखंड की शैली, तो या कुमाऊँ की शैली कहूँ या गढ़वाल की शैली, तो उसमें विभाजनता का बहुत संबोधित हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर यदि मैं कुमाऊँ की कहूँ तो ये कुमाऊँ को दर्शा रहा है। इसके अंदर का तो उत्तराखंड का प्रतीक नहीं आ रहा ना, सिर्फ कुमाऊँ मंडल आ रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं परेशानियाँ सम्मुख उपस्थित हो रही थी, जिसे प्रांतों का दोष के तौर पे उभर के सामने आ रहा था ये दोष। अतः पहाड़ी कला नाम से ही स्वीकारा गया। बाद में इसे ना कि जम्मू कश्मीर की शैली के नाम से भी नहीं जाना गया, या जम्बू शैली के नाम से भी नहीं जाना, हिमाचल शैली के नाम से भी नहीं जाना गया। इसे पहाड़ी शैली के नाम से ही जाना गया, जिसको हमने लास्ट में उसका नाम बदल के पहाड़ी कलम नाम ही स्वीकारा गया। 17वीं शताब्दी में चित्रकला के प्रति सम्राट औरंगजेब की उदासीनता और धर्म कट्टरता के कारण कलाकार आश्रय की खोज में पंजाब जम्मू की पहाड़ियों के ठाकुर राज्यों की शरणों में जा बसे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पे था, तो उस समय औरंगजेब द्वारा जब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत चित्रकला के प्रति जब औरंगजेब जो सम्राट हुए मुगल साम्राज्य के, उनके तब औरंगजेब की उदासीनता के कारण, क्योंकि औरंगजेब एक अच्छा राज्य शासक के तौर पे उभर के सम्मुख नहीं आए, क्योंकि इसके समय आतंकवाद गतिविधियां अधिक तौर पे दर्शाई गई थी। इसको कला के प्रति कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। तो जब ये कलाकार इसके दरबारी में रहे थे, तो इसने काफ़ी चित्रकारों की हत्या भी कर दी थी, और कला का समय बड़ा दुखद घटित हो रहा था इसके शासनकाल में। तब इसकी ये सिर्फ अपने धर्म को, जो इस्लाम धर्म था, उसके प्रति कट्टर था, ना कि चित्रकला के प्रति। जब सम टाइम देखा गया था कि वहाँ औरंगजेब द्वारा काफ़ी चित्रकारों की हत्या कर दी थी, तो कला का क्षेत्र में एक संकट का काल उभर के सामने आया। सभी जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, उनके जीवन पर संकट आ गया था, और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए अलग अलग प्रांतों के राजाओं की शरण में गए, और पहाड़ों की तरफ कुछ कलाकार पहाड़ों की तरफ भाग गए, और वहाँ के ठाकुर राजाओं की शरण में जा बसे, और यहीं रहकर उन्होंने ठाकुर राजाओं का ठुकराइयों में विकसित हुई चित्रकला के कहीं शैलियों का चित्रांकन किया। यहीं रहकर इन्होंने पहाड़ी चित्रकला नाम से चित्रकारी प्रारंभ करी, जिसे आज हम पहाड़ी कलम के नाम से या पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। और यदि हम पहाड़ी शैली की उपशैलियों की बात करें, जिसके अंतर्गत बसौली शैली आती है, गुलेर शैली आती है, कांगड़ा शैली आती है, चंबा शैली आती है, कुल्लू शैली आती है, और जो धीरे धीरे हम गढ़वाल शैली, मंडी शैली, ये जो शैलियाँ, इसकी उपशैलियाँ हैं पहाड़ी शैली की, तो हम उसे धीरे धीरे क्रम वाइज में डिस्कस करते रहेंगे।
और मैं प्रत्येक का एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंतर्गत आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब आते हैं हम पहाड़ी शैली को, जो दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक तो राजस्थानी कला के अंतर्गत, एक पहाड़ी शैली की कला के अंतर्गत। पहाड़ी कला का जो क्षेत्र रहा वो पंजाब की पहाड़ी रियायतों की क्षेत्रों की तरफ रहा, जिसमें डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 में उनके द्वारा रचित एक पेंटिंग है, जिसमें राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी शैली जनता के सामने एक गौरव का स्थान लिए हुए सबके समूह उपस्थित रही और गौरवान्वित तौर पे पहाड़ी शैली ने अपना एक स्थान, अग्रणी स्थान बना लिया था। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा आनंद कुमार स्वामी को जाता है। अब मुगल कलाकारों और मूल पहाड़ी चित्रों से मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी शैली को जन्म दिया। कहने का तात्पर्य है, जब मुगल काल के जो चित्रकार थे और पहाड़ी चित्रों से जो मिलकर जो एक भिन्न कला का जो आयाम उभर के आया, हम उसे आप पहाड़ी कला के नाम से जो जानते हैं, उस समय उसका जन्म हुआ। इस शैली का एक रूप बसौली शैली तथा दूसरा गुलेर शैली, तीसरा कांगड़ा शैली के नाम से पनपा। हमने कहा था कि धीरे धीरे जो इसकी उप शैलियाँ हैं, वो ये उप शैलियाँ धीरे धीरे पनपी। जो इनकी पहाड़ी शैली की जो उप शैलियाँ रहीं, उसके अंतर्गत क्रमशः मैंने आपको बताया था बसौली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, चंबा शैली, गढ़वाल शैली इत्यादि जो शैली रही, हमने उसको इसके अंतर्गत हम विभाजित करेंगे। और विभिन्न विद्वानों के मतानुसार पहाड़ी कला का जन्म गुलेर से हुआ है मानते हैं, क्योंकि यदि हमें किसी चीज़ का पुख्ता यदि सबूत प्राप्त नहीं होता है, यदि हम किसी काल का हमें यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, हम उसको विद्वानों द्वारा जो कही गई बातें हैं उसके आधार पर उसे निर्धारित करते हैं और उन्हीं के अनुसार हम उस शैली का वर्णन करते हैं या उस समाज का वर्णन करते हैं, या हम जो हमारा एशियन पीरियड है जो उसमें कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो वो विद्वानों के द्वारा कही हुई बातों पे हम उस पर फोकस रखते हैं कि उस समय विद्वानों द्वारा क्या कहा गया था और उस समय जो साक्षात तौर पे जो सबूतें प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे हम उस काल का वर्णन करते हैं। और गुलेर से ही पहाड़ी कला का जन्म गुलेर से माना जाता है। 1718 तथा 1780 के लगभग जब गुलेर शैली अपने निखार पर थी, मतलब जब गुलेर शैली अपने चरम पर थी, जब खिल रही थी, वो फलीफूद हो रही थी, तो इसके अंतर्गत कांगड़ा ने प्रवेश प्राप्त कर लिया था। साथ ही कांगड़ा शैली के नाम से ये कांगड़ा प्रसिद्ध हुई। अब बात करें हम प्रारंभिक दौर की, तो प्रारंभिक दौर के अंतर्गत गुलेर की राजधानी हरिपुरा कला का केंद्र रहा। समटाइम यदि हम कहें कि भैया गुलेर की राजधानी कहाँ रही, तो ये हरिपुरा के अंतर्गत रही। यदि हम समटाइम बच्चों का भी ये क्वेश्चन आ जाता है पहाड़ी शैली का संबंध किससे है, तो वो गुलेर शैली से संबंधित है। यदि हम गुलेर शैली की राजधानी कहाँ स्थित है, तो ये हरिपुरा कला केंद्र इसका केंद्र रहा। वहाँ पर इसका चित्रांकन, इसकी स्थापना हुई। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने एक लोक कला के रूप में जन्म लिया, मतलब एक ये पहाड़ी क्षेत्र में जब ये रही तो एक कस्बे से उभर के सामने आई लोक कला के क्षेत्र में। वहाँ की चीज़ों पर इसका विशेष जो बखान रहा, जो इसका चित्रांकन किया गया है, जो इसकी प्रेरणादायक चीज़ें रही, तो वो पहाड़ी कला के क्षेत्र के अंतर्गत रही, पहाड़ी शैली के अंतर्गत रही, जिसके अंतर्गत वहाँ का लोकल सांस्कृतिक और प्राकृतिक चित्रांकन किया गया, जिसे आज हम संपूर्ण तौर पे जानते हैं। वो किस प्रकार की चित्रकला को संजोए हुए अपने आप में लिए हुए हैं।
जब विद्वानों द्वारा इस चीज़ का वर्णन किया गया है, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली को एक लोक शैली के तौर पे उभर के जब कला के तौर पे उभर के सामने आई या इसने जन्म लिया, यहाँ के राजाओं की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इसे संरक्षण मिला। जब वहाँ के राजाओं द्वारा पहाड़ी चित्रकला के प्रति संरक्षण या उदासीनता दिखाई तो इस कला को कहीं ना कहीं श्रेय प्राप्त हुआ, जीवित रही। अब इसके जितने भी कलाकार रहे उनको संरक्षण प्राप्त हुआ, तो इन्होंने चित्रांकन करना शुरू करा। चाहे प्राकृतिक चित्रांकन की बात करें या फिर कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रांकनों की बात करें। कुछ कृष्ण की लीला से संबंधित मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ किस प्रकार से इस शैली के अंतर्गत चित्रांकन कार्य किया गया है। ये देखिए, इसमें राधा का चित्रांकन किया गया है, क्योंकि ये जंगल पे जब श्री कृष्ण जब ग्वालों के साथ जंगल जाते थे तब उस समय का ये चित्रांकन किया गया है। कृष्ण की प्रेम कथा का इसमें चित्रांकन किया गया है। ये देखिए, सारा कुछ जितना भी चित्रांकन हुआ है कृष्ण से ही, कृष्ण लीलाओं से ही संबंधित किया गया है। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम जब इस काल के अंतर्गत जब चित्रकारों को वहाँ के जो क्षेत्रीय राजाएं हुआ करते थे उन्होंने संरक्षण प्राप्त इन कलाकारों को प्राप्त हुआ, तब ये पहाड़ी शैली कहीं तब जाके फली फूली। तब इसके कलाकारों को संरक्षण जिस प्रकार से मिला तो उन्होंने इस कला को निखारा और इस शैली को एक नए मुकाम पे और नए रूप के साथ उभर के सम्मुख से आई।